हेलो गाइस। सो मैथमेटिक्स में हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ डिस्कशंस कर रहे हैं कुछ दिनों से। गाइस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अभी गाइस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को समझने के लिए हमारे पास या तो एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन है या तो हम लोग एक अलग वे से उसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हम लोगों को कुछ बेसिक बातें पता चल जाएंगी, ताकि ये डेफिनेशन में हमें कोई दिक्कत ना जाए, पढ़ते बराबर हमें डेफिनेशन समझ में आ जाए। ठीक है, चलो अभी हम लोग एक एग्जांपल लिए। मान लो गाइस ये आपके सामने कैरम बोर्ड है। आप खेले होंगे ना कभी बचपन में कैरम बोर्ड। अभी कैरम बोर्ड में होता क्या है, कॉइन्स लगे हुए रहते हैं टेबल के ऊपर और हम लोग स्ट्राइकर से हिट करते हैं, वो कॉइन किसी ना किसी होल में चला जाता है। ठीक है, अभी हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये मान लो क्वीन है। क्वीन एक लाल कलर का कॉइन होता है, उसको हम लोग अभी स्ट्राइकर से हिट करने वाले। अभी हम लोग ऐसे मान के चलते कि जब हम लोग हिट करेंगे तो एक क्वीन 4 होल में से एक ना एक होल में जाएगा ही जाएगा, नहीं जाएगा ये हम लोग कंसिडर नहीं करते। हम लोग ऐसा मान के चलते कि जब आप इस कॉइन को हिट करोगे स्ट्राइकर से तो ये कॉइन इन 4 में से किसी ना किसी होल में जाएगा ही जाएगा, ये हमें मानना है। अभी उस पर हम लोग देखते हैं कि मान लो ये जो कॉइन है ये ए वाले हो, जैसे ये 4 होल को मैंने नाम दे दिए ए बी सी डी, तो ये जो कॉइन है ये 4 पैकी किसी ना किसी होल में तो जाएगा ही जाएगा, ये हम लोगों ने मान लिया है। अभी इस वाले होल में जाएगा, इसकी संभावना हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो आप क्या बोल दोगे, सर टोटल होल कितने हैं 4, टोटल होल में से ए वाले होल कितने, एक ही है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा सर 1/4। हम लोग प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं कि टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल होल कितने हैं। देखो ये कॉइन कितने होल में जा सकता है 4, मतलब टोटल पॉसिबिलिटी होगी 4। उसमें से आपकी वाली पॉसिबिलिटी कितनी बार आ रही है, एक ही बार, क्योंकि 4 होल में से ए वाला होल तो एक ही बार है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/4। चलो बी में जाने का प्रोबेबिलिटी, भाई टोटल होल तो है 4, तो ये जो कॉइन है ये चारों होल में जा सकता है, बट इस होल में जाए इसका प्रोबेबिलिटी क्या, तो ये कितने बार आ रहा है 4 में से एक ही बार, 1/4। उसी तरह इसका प्रोबेबिलिटी 1/4 और इसका प्रोबेबिलिटी 1/4। ठीक है, तो ये जो जितने पॉसिबिलिटी थे, मतलब ये जो कॉइन है या तो ए होल में जा सकता है, या तो बी में, या तो सी में, या तो डी में। इन चार होल के अलावा कॉइन तो जाएगा नहीं किधर, तो 4 ही होल में जाएगा। तो इन 4 होल में जाने की चारों की प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने निकाल ली। तो जितने पॉसिबिलिटी थे उतने सारे पॉसिबिलिटी की प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने निकाल ली। मतलब ए में जाए ये एक पॉसिबिलिटी थी, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी। बी में जाए इसकी पॉसिबिलिटी थी, उसका भी प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। तो जितने पॉसिबिलिटी थे इस वाले एक्सपेरिमेंट के, उन सारे पॉसिबिलिटी की हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाल दी। ठीक है, अभी हम लोग सेकंड कैरम बोर्ड पे चले जाते हैं। यहां पे गाइस इस वाले होल का भी नाम ए और इस वाले होल का भी नाम ए है, और इसका बी है और इसका सी है। फिर से हम लोग क्या करते, एक कॉइन को हिट करते स्ट्राइकर से। अभी भी हम लोग ये मान के चलते कि जब आप हिट करोगे तो वो जो कॉइन है वो किसी ना किसी होल में तो जाएगा ही जाएगा। बट हमारा सवाल है कि ये जो कॉइन है ये ए वाले होल में जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या। अभी देखो ये वाला भी ए, ये वाला भी ए पे, इसमें भी गया तो भी चलेगा, इसमें भी गया तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों का नाम ए है। तो हम लोग क्या करते हैं, भाई ये कॉइन यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, मतलब टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 4 जगह जा सकता है। उसमें आपके ए कितने 2, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 2/4। तो ए में जाने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 2/4। चलो अभी हम लोग सी में जाने का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब टोटल होल तो 4 है, तो टोटल होल 4 हो गए। सी में जाने का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सी कितनी बार है, एक ही बार, तो 1/4। उसी तरह बी का 1/4। तो ये हम लोगों ने ए में जाने का प्रोबेबिलिटी निकाला, बी में जाने का प्रोबेबिलिटी निकाला और सी में जाने का प्रोबेबिलिटी निकाला। मतलब देखो गाइस, जब ये कॉइन आप हिट करोगे तो कितने होल में ये कॉइन जा सकता है, या तो ए में जा सकता है, या तो बी में जा सकता है, या तो सी में जा सकता है, इसके अलावा तो पॉसिबिलिटी नहीं। और ये तीनों पॉसिबिलिटी की हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाल दी, 2/4, 1/4, 1/4। बात समझ में आ रही है, पक्का समझ में आ रही है। चलिए ये हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में फिर से कैरम बोर्ड के ऊपर 4 ही होल हम लोगों ने गिरा है, बट अभी इन तीनों होल के नाम हम लोग क्या दे देंगे, ए। तीनों होल के नाम ए दे देंगे। अभी फिर से हम लोग कॉइन को हिट करेंगे तो कॉइन होल में चला जाएगा।
ये या तो ये होल में जाएगा, या तो इसमें जाएगा, या तो इसमें जाएगा, या तो इसमें जाएगा। अब ये हम लोग मान के चल रहे कि हीट करने के बाद होल में तो कॉइन जाएगा ही जाएगा। हमें पूछा गया कि भाई ये जो कॉइन है ये कौन से होल में जा सकता है, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई या तो ए में जाएगा या तो बी में जाएगा, या तो ये 3 इसमें जाएगा मतलब ए में जाएगा या तो बी में जाएगा, दो ही तो पॉसिबिलिटी है। अब दोनों पॉसिबिलिटी की हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब ये कॉइन ए में जाएगा, इसका पॉसिबिलिटी क्या है, तो देखो आपके टोटल होल कितने 4, तो उसमें से ए वाले कितने 3, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी 3/4। अब दूसरा पॉसिबिलिटी बचा एक बी, इसका प्रोबेबिलिटी निकालो, ये कॉइन बी में जाए इसका प्रोबेबिलिटी निकालो। भाई टोटल पॉसिबिलिटी तो 4 है और 4 में से बी वाला कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो 1/4। आपको बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ओके। उसी तरह अभी हम लोग फोर्थ वाले इसमें आते। कैरम बोर्ड में 4 होल है, अगर तुम हिट करोगे तो होल में जाएगा ही जाएगा, ये पक्का है। अब चारों होल को मैंने नाम दे दिया ए। अब किसी ने पूछा कि भाई कॉइन को हिट करने के बाद ए में जाने का प्रोबेबिलिटी, आप बोलोगे 100%, क्योंकि चारों होल ए है और हम लोगों ने पहले ही बोल दिया कि हिट करने के बाद होल में तो जाएगा ही जाएगा, बरोबर। तो टोटल होल कितने हैं 4, मतलब टोटल कॉइन यहां जा सकता है, यहां, उसमें से आपका वाला कितना है 4 बार, 4/4 1। अभी ये इस तरह हम लोग बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, बट अभी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना नहीं सिखाना था आपको। मुझे आपको सिखाना क्या है कि जब कभी आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम होते हैं। जैसे हम लोगों ने इसको हिट किया, इसको कॉइन को हिट किया, तो ये यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है और यहां भी जा सकता है, ये टोटल पॉसिबिलिटी थी। तो गाइस किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबिलिटीज होते हैं, जितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, जितने पॉसिबल रिजल्ट होते हैं, उन सारे रिजल्ट का अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, सारे रिजल्ट का प्रोबेबिलिटी निकालोगे और उनको अगर आप इकट्ठा करोगे तो आपको 1 ही आंसर मिलता है, 100% ही प्रोबेबिलिटी होती है। व्हाट आई मीन टू से, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस होता है, उस सैंपल स्पेस में जितने पॉसिबिलिटी होते हैं उन सारे पॉसिबिलिटी का प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालोगे और उनका अगर सम करोगे तो 100% ही आता है। जैसे हम लोग यहां पे करके देखते हैं, 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 4/4 1 करके देखो आप, ठीक। सेकेंड, भाई ए आने की संभावना 2/4, बी आने की संभावना 1/4, सी में जाने की संभावना 1/4, 3 ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है, या तो ए में जाएगा या तो बी नहीं तो सी में। निकालो 2/4 + 1/4 + 1/4 करके देखो, 4/4 आएगा, आ रहा है ना 100%, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 3/4 + 1/4 4/4 मतलब 1, और यहाँ पे तो 1 आ ही रहा है। सो आई मीन टू से कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस होता है उसके सारे पॉसिबिलिटी का अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे और सम करोगे तो 100% ही आना है। मतलब भाई ये होने के चांसेस 25% है और ये बाकी सारे होने के चांसेस 75%, ये होने के चांसेस 25% है, बाकी सारे होने के चांसेस 75%, तो कुल मिला के प्रोबेबिलिटी कितना होता है 100%। दूसरी बात और इससे तो हम लोगों को एक बात पता चल गई कि प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 100%। अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और एक, ये तो कैरम बोर्ड का एग्जांपल लिया, आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा और एक एग्जांपल से और बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। मान लो गाइस मैंने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया कि 2 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन मैंने साइमल्टेनियसली टॉस किए। अभी उसके सारे पॉसिबिलिटी लिख दो। भाई सर दोनों इस पे हेड आ सकता है, पहले इस पे हेड दूसरे इस पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड और दोनों इस पे टेल। अब ये सारे हम लोगों ने सैंपल स्पेस, ये सारे पॉसिबल आउटकम लिख दिए। अभी बात ये कि ये सारे 4 पॉसिबिलिटी थे, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 4 थे, या तो ये होगा या तो ये या तो ये या तो ये, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी तो आप लोगों ने लिख दिए। अभी हमको क्या करना है, इन सारे पॉसिबिलिटी का प्रोबेबिलिटी निकालना है, इन सारे पॉसिबिलिटी का। किसी ने मुझे पूछा कि भाई हेड आने का प्रोबेबिलिटी निकालो, दोनों बार हेड आए इसका प्रोबेबिलिटी निकालो। तो आप क्या करोगे, सैंपल स्पेस को देखोगे कि भाई 4 पॉसिबिलिटी है, उसमें से आपकी वाली पॉसिबिलिटी कितनी बार आ रही है, एक ही बार आ रही है, तो हम लोग क्या बोल देंगे 1/4। बात समझ में आ रही है। सेकेंड, भाई पहले कॉइन पे हेड आया और दूसरे पे टेल आया, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो पहले पे हेड और दूसरे पे टेल यही चाहिए,
पहले पे टेल और दूसरे पे हेड ये नहीं चाहिए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल यही चाहिए। अभी टोटल पॉसिबिलिटी भाई 4 है, उसमें से ये वाला आपका एक ही बार आ सकता है, तो हम लोग इसका भी 1/4। टेल हेड का प्रोबेबिलिटी निकालें, ये भी 1/4, और टेल टेल का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये भी 1/4। अब ये सारे पॉसिबिलिटी का प्रोबेबिलिटी निकाला, सारे, कोई छूटना नहीं चाहिए, अगर कोई छूटेगा तो आपको आंसर फिर गलत मिलेगा। सारे पॉसिबिलिटी का प्रोबेबिलिटी निकाला मैंने, और इनका सम कर दो, देखो आंसर कितना मिलेगा, 4/4 मतलब 1, तो 1 ही मिलता है। हाँ, अगर आप कोई छोड़ रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, गलती करोगे तो फिर आंसर मैच नहीं होगा। चलो ये बात तो बोल दी। अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा, अभी मैंने यहां पे जो प्रोबेबिलिटी निकाली वो किसकी निकाली, कि सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट थे उन हर एक एलिमेंट का मैंने प्रोबेबिलिटी निकाला। बात समझ में आ रही है? फिर से बताता हूं, यहां पे जो मैंने प्रोबेबिलिटी निकाला था वो किसका निकाला था, सैंपल स्पेस में के हर एक एलिमेंट का मैंने प्रोबेबिलिटी निकाला था। अभी मैं क्या करने जा रहा हूं देखिए, फिर आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। अभी रैंडम वेरिएबल क्या होता है सर? कुछ नहीं, किसी सैंपल स्पेस के ऊपर आपने बनाया हुआ क्वेश्चन, उसी को हम लोग रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, नंबर ऑफ हेड, ये क्वेश्चन बना दिया कि भाई जब कॉइन, आप 2 कॉइन टॉस कर रहे हो तो सवाल पूछा कि भाई नंबर ऑफ हेड बताओ कितने आएंगे गिरने के बाद। अभी सर ये तो हमें पता नहीं, क्योंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी लेसन पढ़ रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी लेसन पढ़ते टाइम आंसर पहले तो पता होती नहीं, इनकी बस संभावना हम लोग बताते। तो अगर हमको यही पता नहीं कि कॉइन गिरने के बाद क्या गिरेगा दोनों के ऊपर, तो आपको हम लोग आंसर कैसे बोलेंगे इसका? तो फिर हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये हर एक पॉसिबिलिटी के ऊपर देते हैं। देखो पहली पॉसिबिलिटी ये थी कि कॉइन गिरने के बाद दोनों जगह हेड आएगा, फिर ये पॉसिबिलिटी के ऊपर इसका आंसर क्या आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी, ये पॉसिबिलिटी के ऊपर भाई का आंसर क्या आएगा, इस वाले पॉसिबिलिटी के ऊपर इसका आंसर क्या आएगा, और ये वाले पॉसिबिलिटी के ऊपर इसका आंसर क्या आएगा। क्योंकि इसका एक आंसर तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमें यही पता नहीं कॉइन गिरने के बाद हो क्या रहा है, क्योंकि जब तक कॉइन हवा में है तब तक हमारा लेसन है, कॉइन गिरने के बाद तो हमें कोई पूछने नहीं वाला, सबको दिखने वाला है फिर, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन का मतलब ये रैंडम वेरिएबल का जो वैल्यू है वो निकालते हैं हर एक एलिमेंट के लिए। तो सबसे पहला एलिमेंट है हेड, हेड बताओ इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। दूसरा एलिमेंट क्या है, एच टी, तो आपके क्वेश्चन का आंसर 1। तीसरे वाले का पॉसिबिलिटी कि आपका आंसर 1, और चौथे वाले एलिमेंट के लिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। देखो ना, नंबर ऑफ हेड 2 है, नंबर ऑफ हेड ही तो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ हेड 1, नंबर ऑफ हेड 1, नंबर ऑफ हेड 0। अब ये इसको हम लोग बोलते थे रैंडम वेरिएबल। अभी उसमें भी ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है? सर रैंडम वेरिएबल के वैल्यू तो फाइनाइट आ रहा है, तो ये डिस्क्रीट है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट निकालेंगे, देखिए अभी यहां पे आपके x की वैल्यू 2 आती है, बट x की वैल्यू 2 कब आएंगी, जब आपका इनपुट ये होगा, आई रिपीट नंबर ऑफ हेड 2 कब आएगा, इस वाले पॉसिबिलिटी के ऊपर। आई रिपीट नंबर ऑफ 2 कब आएगा, इस वाले पॉसिबिलिटी के ऊपर। तो ये वाला पॉसिबिलिटी लिख दो, मैं यहां पे पॉसिबिलिटी लिख देता हूं, हेड, ठीक है। आपका x का वैल्यू 1 इस वाले पॉसिबिलिटी के ऊपर, आपके x की वैल्यू, आपका जो x है मतलब नंबर ऑफ हेड, इसकी वैल्यू 1 आ रही है इस वाले पॉसिबिलिटी के ऊपर एज वेल एज इस वाले पॉसिबिलिटी के ऊपर। तो x जो वैल्यू लेगा 1, तो कौन से पॉसिबिलिटी के ऊपर वो 1 आ रहा है, हेड टेल या तो फिर टेल हेड। और आपके x ने वैल्यू ली 0, कौन से पॉसिबिलिटी पे, टेल टेल। अभी बात को समझ लो, थोड़ा बात को समझ लो, अभी मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए बात को। अभी आपका जो x है, जब वो कॉइन दोनों हवा में थे, वो आपके x ने ये 3 पॉसिबल वैल्यू लिए, 2 या तो 1 या तो 0। मुझे बताओ आपका x2 ये वैल्यू कब लेगा, जब दोनों बार हेड गिरेंगे। आपका x1 वैल्यू कब लेगा, जब या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों टाइम अगर ये होता है या तो ये होता है, तब आपका x का वैल्यू 1 आता है। आपका x 0 कब लेगा, जब दोनों बार टेल आता है। अभी हमने क्या कर दिया, ये 2 को मान लो, एक हम लोग गैम्बलर के पास चले गए, या तो हम लोग एक कसिनो में चले गए, वहां पे 2 कॉइन टॉस हो रहे हैं।
और 2 कॉइन टॉस होने के बाद ये सवाल पूछा जा रहा है नंबर ऑफ हेड। क्या पूछा जा रहा है? नंबर ऑफ हेड। तो अगर गाइस ये नंबर ऑफ हेड है तो उसके पॉसिबल वैल्यू क्या है? 2, 1 और 0। अभी मान लो इसके ऊपर पैसा लगाया गया, अगर 2 गिरेगा, मान लो मैंने बोल दिया कि भाई कॉइन टॉस किए, नंबर ऑफ हेड 2 आएंगे, इसके ऊपर 50,000, इसके ऊपर 80,000, इसके ऊपर 1,00,000, ऐसे कुछ पैसे लगा दिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चेक करना पड़ेगा कि x की वैल्यू 2 आती है, इसकी संभावना क्या है। देखिए समझ लीजिए ध्यान से, मैंने क्या बोला? आपका जो x है, ये x या तो 2 वैल्यू लेगा, या तो उसका आंसर 1 आएगा, या तो इसका आंसर 0 आएगा। x क्या है? नंबर ऑफ हेड। तो इसका वैल्यू या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। अभी x की ये वैल्यू आने के चांसेस कितने हैं, ये हमें निकालना है। मतलब हमें प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? जब x की वैल्यू 2 आए। तो अब मुझे बताओ, अगर इसका मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हम लोग जरा ध्यान से देखते हैं, ये x की वैल्यू 2 कब आएंगी? जब आपका हेड हेड होगा। अगर आपका हेड हेड नहीं है तब x की वैल्यू 2 आएंगी क्या? नहीं। तो अगर x का वैल्यू 2 हमें निकालना है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो x का वैल्यू 2 कब आएगा? जब आपका दोनों बार क्या आएगा? हेड आएगा। अब मुझे बताओ, टोटल ये पॉसिबिलिटी है, टोटल पॉसिबिलिटी में से ये वाला पॉसिबिलिटी कितने बार आ रहा है? 1 बार। तो मैं बोल दूंगा ना कि आपका जो x का वैल्यू 2 है, ये 4 पॉसिबिलिटी में से जब एक पॉसिबिलिटी होती है तब जाके x का वैल्यू 2 आता है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/4। टोटल पॉसिबिलिटी कितना है? 4। मतलब मुझे बेसिकली इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्योंकि ये जब आता है तभी ये आता है ना। तो अगर मुझे इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है तो अल्टीमेटली मैं इसका प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। अभी ये आने की संभावना कितने हैं? 1/4। हम लोगों ने अभी भी देखा था, ये आने की संभावना कितने हैं? 1/4। तो अगर ये आने की संभावना 1/4 है तो 2 आने की संभावना भी 1/4 हो जाएंगे ना, क्योंकि ये जब आएगा तभी 2 आएगा। बात समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट। अभी x का वैल्यू 1 आने की संभावना देखनी है। अभी मुझे बताओ, x का वैल्यू ये आने के बाद भी 1 आता है और ये आने के बाद भी 1 आता है। मतलब टोटल पॉसिबिलिटी 4 है, उसमें से हमारे काम के कितने? 2। जब ये होता है तब x का वैल्यू 1 आता है। तो x का वैल्यू 1 कब आएगा? जब ये होगा। अभी टोटल हमारे पास 4 है, 4 में से ये 2 बार आ रहे, तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 2/4। तो बोलो x जब 1 आएगा, x की 1 वैल्यू आए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/4। x की वैल्यू 0 कब आएंगी? जब आपके दोनों कॉइन के ऊपर टेल टेल आएगा। अभी टोटल हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी है, कॉइन फेंकने के बाद 4 चीजें हो सकती है, उसमें से टेल टेल कितने बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। तो 4 में से एक ही बार ऑकर्ड हो रहा है टेल टेल, तो हम लोग बोल देंगे 1/4। तो जब टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो टेल टेल आएगा तो x का वैल्यू 0 आएगा। तो x का वैल्यू 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। तो गाइस ये आपने क्या किए, जो x के डिफरेंट वैल्यू थे उनकी आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाली। तो इसको मैं डिनोट करता हूं p ऑफ x। तो इसी को गाइस हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। बड़ा आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। डेफिनेशन समझना सिंपल है, बट ये जो प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली इसको आप ठीक से समझ लीजिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो कोई बच्चे जो प्रोबेबिलिटी में मास्टर होते हैं वो इसको देख के भी निकाल सकते हैं, या तो फिर कोई इसको देख के भी निकाल सकते हैं। एक ही है गाइस, क्योंकि ये है तो ये है, तो इसका प्रोबेबिलिटी अगर 25, ये होने का प्रोबेबिलिटी 25% है, तो फिर ये है तो ये है ना, तो फिर ये होने का प्रोबेबिलिटी 25% ही होगा ना। बात समझ में आ रही है? तो कोई इसके ऊपर से निकालता है, कोई डायरेक्ट इसके ऊपर से निकालता है, व्हाटएवर। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है कि जब कभी आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का पर्टिकुलर सैंपल स्पेस होता है। अभी इस सैंपल स्पेस पर अगर आप कोई क्वेश्चन बनाते हो, मतलब रैंडम वेरिएबल बनाते हो, तो उस रैंडम वेरिएबल के रेंज ऑफ वैल्यू आ सकते हैं, अलग अलग वैल्यू आ सकते हैं। तो उन हर एक वैल्यू का प्रोबेबिलिटी निकालना मतलब ही होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो इन हर एक वैल्यू का मैंने प्रोबेबिलिटी निकाला, तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अभी मुझे बताओ x की कौन सी पॉसिबल वैल्यू है? अभी ध्यान दो, अभी काम की चीज है। x की कौन सी पॉसिबल वैल्यू है? तो सर x की वैल्यू 2 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है और 0 भी आ सकती है। तो मुझे बताओ इसके अलावा x की वैल्यू आ सकती है क्या? सोचो। नहीं सर, x के बस 3 ही वैल्यू आ सकते हैं, या तो 2, या तो 1, या तो 0। ये 4 मत बोलना यार, 1 को 2 बार थोड़ी ना काउंट करेंगे हम लोग। x के कितने वैल्यू आ सकते हैं? सर 2, 1, 0, 3 ही वैल्यू आ सकते हैं, तो 3 ही पॉसिबिलिटी है।
तो मैंने अभी भी आपको क्या बोला था कैरम बोर्ड में, आपके पास जितने पॉसिबिलिटी है उन सारे पॉसिबिलिटी का प्रोबेबिलिटी निकालो, उनका सम 1 ही होगा। तो मैंने क्या किया, x की पॉसिबल वैल्यू कितनी है 3, इन तीनों पॉसिबल वैल्यू को मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली। देखो इन तीनों प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 ही होगा, अगर नहीं आया तो हम लोग गलत हो गए। 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4 अगर आप करोगे 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4 करिए, इसको क्या आ जाएगा 4/4 मतलब 1। तो इनका आंसर क्या आ जाएगा 1। अगर इनका आंसर 1 आता है तो जरूर ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, अगर 1 नहीं आता है तो फिर ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बिल्कुल ही नहीं है। समझ लीजिए, इसके ऊपर के क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो और भी अच्छा समझेंगे आपको, डोंट वरी। बट इन शॉर्ट व्हाट इज मीन बाय प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, व्हाट इज मीन बाय प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, कि जो रैंडम वेरिएबल होते हैं ना, उन रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी निकालो, उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं। बट कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन है। अभी वो दोनों कंडीशन हम लोग देखने से पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि क्या होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, कि अगर x कोई एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा जो कि सैंपल स्पेस के ऊपर डिफाइन है और उस x का कुछ ना कुछ रेंज होगा। अब यहाँ पे हमको 2 से लेके 0 तक रेंज मिला, बट हम लोग यहाँ पे x1 x2 x3 रेंज बोलते हैं। तो इन सारे रैंडम वेरिएबल के जो वैल्यू है, पॉसिबिलिटी है, उन सारे पॉसिबिलिटी का आपको प्रोबेबिलिटी लेना है, उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। बट कंडीशन क्या है, सारे प्रोबेबिलिटी का सम 1 आना चाहिए। देखो समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी कितना आना चाहिए 1। और दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या 0 से ज्यादा होती है, 0 से कम कभी होती नहीं प्रोबेबिलिटी। हम लोग जो बोलते हैं ना 101% ये चीज होंगी, ऐसा तो बस बोलने के लिए बोलते हैं। बट हालांकि किसी भी चीज की संभावना या तो आप 0% से लेके 100% तक बोल सकते हो। कभी हम लोग ये नहीं बोलते कि -5% ये चीज हो सकती है, गलत भी है। बोलने के लिए हम लोग बोलेंगे, बट वो जस्ट फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए होता है। जैसे भाई आज बारिश आएंगे 200%, ये तो श्योरिटी बताने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा बोल देते हैं। बट राइट वे प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस करने का वो है 0 से लेके 100% तक। प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है बट 0 से नीचे नहीं जा सकती। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होने के लिए 2 कंडीशन जरूरी है, ये वाले। तो देखो यहां पे आपको किसी का प्रोबेबिलिटी 0 दिखाई दे रहा है, नहीं, तो पहला कंडीशन तो ठीक। किसी का प्रोबेबिलिटी आपको 0 के नीचे दिख रहा है माइनस में, नहीं, तो पहला कंडीशन तो अचीव हो गया कि प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 के इक्वल चाहिए या तो 0 से बड़ी चाहिए, बट 0 से छोटी नहीं चाहिए। हाँ सर ठीक है। और दूसरा कंडीशन बोलता है कि सारे प्रोबेबिलिटी का सम कितना आना चाहिए 1। देखो सारे प्रोबेबिलिटी का सम कितना आ रहा है 1, तो हम लोग करेक्ट है। तो तब जाके फिर इनको हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है गाइस, पक्का। और दूसरी बात, जब आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो, उसके ऊपर कुछ सैंपल स्पेस होता है, उसके ऊपर अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हो, कोई क्वेश्चन बनाते हो, मतलब रैंडम वेरिएबल बनाते हो, तो इन हर एक रैंडम वेरिएबल के कुछ ना कुछ वैल्यू आते हैं। तो इन हर वैल्यू का हम लोग अभी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, हर वैल्यू का हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जिसको हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोला। तो ये जो हर रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी निकाल के उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने यहां पे हर एक का प्रोबेबिलिटी निकाल के ठीक तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया, अरेंज किया, तो इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्लियर? चलिए गाइस, थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हुआ होगा। अभी नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में इसी के साथ मैं दूसरा वीडियो भी आपको भेज रहा हूं। कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए, वो क्वेश्चन हम लोग समझते हैं ताकि हम लोगों को ये 100% समझ में आ जाए। ठीक है गाइस, सो आई होप कि आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिटिल बिट तो भी समझा होगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।